पुराने वक्तों में किसी गांव में मंगतू नामा एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी माँ का एक लौता बेटा था जो हर वक्त अपनी माँ की खिदमत करता और अपनी माँ से दुआएं लेता। वो बहुत गरीब थे। मंगतू बेचारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और शाम को बाजार ले जाकर बेच आता। उनसे उसे जो पैसे मिलते उनसे बामुश्किल ही अपने घर का खर्च चलाता था। मंगतू का मेहनत करते हुए देखकर उसकी बूढ़ी माँ हर वक्त उसे एक ही दुआ देती कि बेटा खुदा करे तुम्हारी शादी किसी बादशाहजादी से हो। और वो हर बार अपनी माँ को हंसकर जवाब देता कि माँ ये कैसी दुआ है, कहाँ मैं और कहाँ बादशाहजादी। वो अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहती कि बेटा खुदा बड़ा गफूर रहीम है, उसकी रहमत से कभी भी नाउम्मीद मत होना। बादशाहजादी भी आखिर इंसान ही तो है, अगर अल्लाह चाहे तो तेरी शादी बादशाहजादी से हो सकती है, किसी खूबसूरत शहजादी से। क्या किसी बादशाहजादी की शादी किसी गरीब से नहीं होती? ये तो सब किस्मत के खेल हैं बेटा। एक बूढ़ी गरीब माँ अपने बेटे को इससे अलावा और क्या दुआ दे सकती है कि उसकी औलाद को हर वो सुख मिले जो किसी बादशाह या किसी अमीर को हासिल है। अपनी माँ से दुआएं लेकर मंगतू को बहुत खुशी मिलती और वो पहले से भी ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी करता। अपनी गुर्बत की वजह से तालीम के जेवर से महरूम रहा, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करके वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता था और दूसरों को भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तलकीन करता रहता था। उन्हें गरीब जानकर कोई भी उनसे रिश्तेदारी नहीं करता था, लेकिन मंगतू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मंगतू जंगल में लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ था कि अचानक उसकी नज़र दो अजीबोगरीब परिंदों पर पड़ी जिनकी जिसामत शतरमुर्ग की तरह थी। मंगतू ने आज से पहले ऐसे परिंदे कभी नहीं देखे थे और हैरत की बात तो ये थी कि उसे उनकी बातें भी समझ में आ रही थी। मंगतू एक दरख्त की ओट में छुप गया और छुपकर परिंदों की बातें सुनने लगा। एक परिंदा दूसरे से कहने लगा, मेरे दोस्त मुझे लगता है कि हम सिंध में आ गए हैं, देखो गर्मी कितनी ज़्यादा है। ये सुनकर दूसरा परिंदा बोला, तुम ठीक कहते हो, हम दुनिया की सैर करते हुए थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए यहाँ पर उतरे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है और हम ठंडे इलाके के परिंदे हैं। पहला परिंदा कहने लगा कि अब सोचना क्या, हमारी अगली मंजिल बहारिस्तान है जिसका बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद है और उसकी रियाया में इंसानों के साथ चरिंद परिंद भी खुशहाल हैं और वहाँ के जंगल में हमारे कबीले के भी बहुत से परिंदे मौजूद हैं और जंगल भी काफ़ी वसी है। पहला परिंदा कहने लगा, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि सारी दुनिया देख ली, लेकिन चीन की सैर अभी बाकी है। दूसरा परिंदा बोला कि तुमने तो मेरे मुँह की बात कह दी, लेकिन एक मसला है। पहले परिंदे ने कहा, कौन सा मसला? दूसरा परिंदा बोला कि चीन की आबो हवा इस वक्त सिंध की तरह गर्म है, इसलिए हमें कुछ वक्त बहारिस्तान में ही रुकना पड़ेगा। वैसे मुझे भी चीन देखने का बहुत शौक़ है, उसके लिए हमें मुनासिब वक्त और मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक हमें बहारिस्तान के बादशाह की बादशाहत में रहना पड़ेगा। ये बातें करके दोनों परिंदे खामोश हो गए। इस पर मंगतू ने सोचा कि क्यों ना इन परिंदों के साथ मैं भी बहारिस्तान चला जाऊं और खूब पैसे कमाकर अपनी वालदा की खिदमत करूंगा। उसने सोचा कि जब ये परिंदे उड़ेंगे तो छलांग लगाकर एक परिंदे की पीठ पर सवार हो जाऊंगा। मंगतू परिंदों के उड़ने का इंतज़ार करने लगा। वो परिंदे जिसामत में बहुत बड़े थे। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा और अब परिंदे उड़ने के लिए तैयार थे। मंगतू ने एक ऊंची छलांग लगाई और एक परिंदे की पीठ पर सवार हो गया। दूसरी तरफ जब परिंदों ने एक आदमजात को अपने साथ पाया तो उन्होंने डर और खौफ के मारे आसमान की तरफ उड़ान भर ली और थोड़ी ही देर में वो फ़ज़ाओं में उड़ रहे थे। मंगतू ने परिंदे के पर मजबूती से पकड़ रखे थे। फ़ज़ा में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो दोनों परिंदे खामोश रहे। शायद वो डरे हुए थे या आदमजात को ठिकाने लगाने के लिए सोच रहे थे। आखिरकार काफ़ी फासले पर वो दोनों परिंदे आबादी से दूर एक जंगल में उतरे। जैसे ही परिंदे ज़मीन पर उतरे, मंगतू ने परिंदे से उतरकर एक तरफ को दौड़ लगा दी। शायद वो परिंदों से खौफज़दा था। दौड़ते दौड़ते वो काफ़ी दूर निकल आया। ये रात का वक्त था और मौसम भी काफ़ी सर्द था। वो सर्दी से ठिठरते ठिठरते एक शहर में आ पहुंचा और शहर में पहुंचकर उसने एक आदमी से शहर का नाम पूछा। उस आदमी ने पहले तो मंगतू को गौर से देखा और फिर कहा कि इस वक्त तुम बहारिस्तान में हो। मंगतू ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। आज शहर को खूब सजाया गया था। हर तरफ गहमा गहमी थी। बाजारों में रौनक लगी हुई थी। पूरे शहर को रंगारंग फूलों से सजाया गया था। हर तरफ रंगारंग फूलों और रोशनियों की वजह से शहर की रौनक दुबाला हो गई थी और लोग भी टोलियां बनाकर खाना खा रहे थे। मंगतू भी सुबह से भूखा था। पहले जंगल और फिर थका देने वाला सफ़र, वो भी एक टोली में बैठ गया। मंगतू ने एक आदमी से पूछा
कि भाईजान, ये पूरे शहर में किस बात का जश्न और ये किस बात की तैयारियां हैं। वो आदमी कहने लगा, अरे भाईजान, क्या तुम नहीं जानते कि आज बादशाह की बेटी की शादी है और इसी खुशी में इस जश्न और इस दावत का इंतज़ाम किया गया है। मंगतू ने भी खूब पेट भरकर खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर एक तरफ को बैठ गया। वहाँ सर्दी से बचने के लिए लोगों ने आग जला रखी थी और वो उसमें सिक रहे थे। मंगतू को सिंध की गर्मी याद आ रही थी। फिर मंगतू सोचने लगा कि इस अजनबी शहर में आखिर वो क्या काम करेगा। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी वैसे वैसे सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। सर्दी और थकान की वजह से नींद उससे कोसों दूर थी। वो आग में अपने हाथ सेक रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा, शक्ल से तुम मजदूर दिखाई देते हो। मंगतू ने कहा कि मैं यहाँ मजदूरी के लिए ही आया हूँ। वो आदमी भी मंगतू के पास बैठ गया और इधर उधर देखने के बाद सरगोशी करते हुए कहने लगा, देखो मेरे दोस्त, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमने मेरा एक काम करना है जिसके इवज मैं तुम्हें 2000 दिनार दूंगा, लेकिन काम कुछ मुश्किल है और राजदाराना है। मंगतू बेचारा गरीब लकड़हारा था। 2000 दिनार का सुनकर वो सख्ते में आ गया। अचानक मंगतू के मुंह से निकला, इतनी बड़ी रकम? तो दूसरा शख्स हंसकर बोला कि मेरे दोस्त, इससे भी कहीं ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर ये बात किसी दूसरे आदमी तक पहुंच गई तो तुम्हारी खैर नहीं। राज खुलने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? मंगतू ने सोचा कि एक ही रात में मुझे इतनी बड़ी रकम मिल रही है और वैसे भी इस पराए देश में मेरा कौन है जिसे मैं ये राज की बात बताऊंगा। अगर मुझे ये रकम मिल जाती है तो मैं कल ही सिंध के लिए वापस रवाना हो जाऊंगा और जाकर अपनी माँ की खिदमत करूंगा और किसी अच्छी सी औरत को देखकर उसके साथ शादी कर लूंगा। फिर अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजारूंगा। वो आदमी मंगतू को आबादी से थोड़ा दूर ले गया और उसने 2000 अशरफियों की पोटली मंगतू के हाथ में रख दी। ये लो तुम्हारी रकम और मेरी बात गौर से सुनो। वो आदमी इधर उधर देख रहा था और फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, मैं बादशाह के होने वाले दामाद का खास वजीर हूँ। दरअसल शहजादा एक मामूली सी शक्लो सूरत और उधेड़ उम्र का मालिक है। बदसूरती के बावजूद भी शहजादी से शादी करने का ख्वाहिशमंद है। बस अभी निकाह और रुखसती होना बाकी है, लेकिन अगर शहजादी ने उसे देख लिया तो वो किसी सूरत भी उससे शादी नहीं करेगी और फिर बादशाह को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। तो सोचो, हमारे बादशाह और हमारे शहजादे की कितनी जग रुसवाई होगी और बादशाह अपनी रियाया के सामने किस मुंह से जाएगा। अभी तक शहजादे का सामना पूरी रियाया में किसी के साथ नहीं हुआ। मंगतू ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा कि आपने मुझे मुसाफिर जानकर मुझे माल का लालच दिया और मुझे किसी के साथ धोखाधड़ी और फरेब करने के लिए मुंतखब किया। मक्कार वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मियाँ, आप आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? निकाह के वक्त तो शहजादा वहीं पर मौजूद होगा, मगर पर्दे में। बस रात के वक्त चंद घंटों के लिए शहजादा बनकर शहजादी के पास जाना है। बस एक बार शहजादी की रुखसती हो जाए, मगर याद रहे कि किसी भी सूरत में तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। बस कोई बहाना बनाकर सो जाना और फिर सुबह होते ही यहाँ से इतनी दूर निकल जाना कि कोई तुम्हारा साया भी ना ढूंढ पाए। मंगतू बेचारा सोच में पड़ गया। उसे चंद घंटों की अदाकारी के लिए 2000 दिनार मिल रहे थे और वैसे भी एक शहजादी की शादी तो एक शहजादे से हो रही थी। तो क्या गोरा और क्या काला। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर वजीर बोला, ये लो रकम और सोचो मत, हमारे पास वक्त नहीं है और शहजादे की ये जिद है कि वो शहजादी को लेकर ही जाएगा। तुमने बस ये थोड़ी सी अदाकारी करनी है और अब मेरे साथ चलो। वजीर मंगतू को एक शाही मेहमान खाने में ले आया और उसके हाथ में एक शाही लिबास थमाते हुए कहने लगा कि तुम्हारा काम अब शुरू हुआ। ये शाही लिबास पहनो और मेरी हिदायत के मुताबिक काम करते जाओ। और हाँ, याद रखना कि राज में हम दोनों की जान की सलामती है। राज फाश होने पर हम दोनों की जान जा सकती है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ न शहजादे? वजीर ने तो उसे अभी से शहजादा बना लिया था, लेकिन मंगतू को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने वो शाही लिबास पहना और वजीर की हिदायत के मुताबिक चलने लगा। शाही रस्मों के मुताबिक शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। दुल्हा और दुल्हन के लिए महल के खास कमरे को सजाया गया था। रात अभी बाकी थी। मंगतू लकड़हारे ने डरते डरते दुल्हन का घूंघट उठाया और शहजादी ने भी इतना खूबसूरत दुल्हा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन वह दुल्हे की खामोशी देखकर हैरान जरूर हुई। क्या बात है सरताज, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? वो मंगतू की खामोशी पर परेशान हो गई थी। मंगतू ने सोचा कोई बहाना करना चाहिए, वरना ये बार बार मुझसे यही सवाल पूछेगी। दरअसल शहजादी साहिबा, बात ये है कि मैंने एक मन्नत मांगी है कि जब मेरी आपसे शादी होगी
तो मैं 3 दिनों तक किसी से बात नहीं करूँगा। इसलिए आप मेरी मजबूरी को समझते हुए चुप करके खामोशी से सो जाइए। जब 3 दिन गुजर जाएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे मुल्क की सैर भी करेंगे। मंगतू को उस वक़्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और उसकी दुआ भी कि बेटा खुदा करे तुम्हारी शादी किसी बादशाहज़ादी से हो, किसी खूबसूरत शहज़ादी से। वो दिल ही दिल में अपनी माँ से कह रहा था कि अम्मा देखो, मेरी शादी एक बादशाहज़ादी से हो गई और वो भी बहारस्तान की इतनी खूबसूरत शहज़ादी से। अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी खिदमत और आपकी दुआओं के सबब के एक चांद सी दुल्हन अता फरमाई। लेकिन माँ, ये दुनिया बहुत जालिम है। ऐसी भोली भाली और खूबसूरत शहज़ादी से धोखा किया जा रहा है। अम्मा, हम बेचारी शहज़ादी से धोखा क्यों करें? अगर मैंने शहज़ादी को सब कुछ सच सच बता दिया तो शहज़ादा मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैं किसी से धोखा नहीं कर सकता माँ, इसलिए मैं शहर वापस आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी वजह से कितनी परेशान हो रही होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दोबारा आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वह अपनी माँ को याद करते हुए रो रहा था। आखिरकार फजर का वक्त हो गया और दुल्हन गहरी नींद में सोई हुई थी। मंगतू चुपके से उठा और एक नज़र अपनी दुल्हन पर डाली और वजीर की दी गई 2000 दिनार वाली पोटली उसके सिरहाने रखते हुए और अपनी उंगली में पहनी हुई शाही अंगूठी पर हाथ फेरते हुए खुद से खुद कलामी करते हुए कहा कि ऐ शहज़ादी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मंगतू ने आंसू पोंछते हुए खामोशी से महल से बाहर का रुख किया और सुबह होने से पहले दूर किसी जंगल में चला गया। पूरा दिन मुसलसल चलता रहा और चलते चलते जब थक गया तो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सफ़र की थकावट और भूख की वजह से निढाल हो चुका था। उसके पास बस वो शाही अंगूठी थी जो शहज़ादी ने उससे तोहफे में दी थी। वो वापस जाने का सोच रहा था कि उसे वही परिंदे दिखाई दिए जो उसे उड़ाकर वहाँ पर लेकर आए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि दोस्त, हमारे कबीले के सारे परिंदे तो चीन हिजरत कर गए, अब हमारा यहाँ पर रुकना मुहाल है। हम आज चीन की तरफ कूच कर जाएंगे और हाँ, वापसी में उस सिंध के जंगल में ज़रूर उतरेंगे जहाँ हमें वो आदमजात मिला था। उस जंगल में आमों के बहुत दरख्त हैं और याद है कि हमने किस तरह से आम खाए थे। मेरा दिल चाहता है कि हम एक बार फिर वहीं जाकर आम खाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे परिंदे ने भी उसकी हामी भरी। तो अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मंगतू की तो जैसे खुदा ने सुन ली थी। वो खुशी से दौड़ता हुआ आया और एक ज़बरदस्त किस्म की छलांग लगाकर एक परिंदे की पीठ पर सवार हो गया। परिंदे भी अचानक आदमजात से डरकर फ़ज़ा में बुलंद हो गए और उड़ते उड़ते आखिरकार सिंध के उसी जंगल में आकर उतरे जहाँ से वो उड़कर बहारस्तान की तरफ गए थे। मंगतू भी जल्दी से उतरा और बहुत सारे आम तोड़कर उन परिंदों के सामने रख दिए। परिंदों ने यह ख्याल किया कि ये आदमजात हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो मज़े मज़े से आम खाने में मसरूफ़ हो गए और मंगतू ने भी अपने घर का रुख किया। जब उसकी माँ ने भी मंगतू को देखा तो वह बहुत खुश हुई और खुशी के मारे अपने बेटे को गले से लगा लिया। जब उसकी माँ ने मंगतू की सारी बातें सुनी तो वो भी बहुत खुश हुई। और वहाँ दूसरी तरफ मंगतू का किसी ने राज फाश कर दिया और जब बादशाह को शहज़ादे की असल हकीकत का पता चला तो उसने शहज़ादा और उसकी बारात को अपने मुल्क से निकाल दिया। शहज़ादे को धोखाधड़ी के जुर्म में मुल्क बदर कर दिया। शहज़ादी को भी इस बात का बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन उसे वक्त पर ही हर बात का पता चल गया था और शहज़ादी ने भी ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी उसके शोहर को जो रात उसके पास ठहरा था ढूंढ कर लाएगा उसे 1 लाख दिनार इनाम में दिए जाएंगे। इतने बड़े ऐलान का सुनकर पूरे बहारस्तान में हलचल सी मच गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उधर मंगतू ने अपना पुराना पेशा अपना लिया, यानी लकड़हारा बन गया। और उसकी बूढ़ी माँ बेचारी अब तक अपने बेटे को किसी शहज़ादी से शादी की दुआएं देती रहती। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि 2 अजनबी शख्स उसके पास आए और शहर का पता मालूम किया। मियाँ लकड़हारे, हम बहारिस्तान से आए हैं और ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो बहारिस्तान की शहज़ादी से शादी करके भाग गया है। शायद वो आदमी हमें यहाँ पर मिल जाए और हमें 1 लाख दिनार का इनाम मिल जाए। मंगतू पहले तो उनकी बातें सुनकर थोड़ा घबराया, फिर उसने अपनी सारी असलियत उन आदमियों को बता दी और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना डाली और निशानी के तौर पर शहज़ादी की दी गई शाही अंगूठी भी दिखाई। वो दोनों शख्स मंगतू को पाकर बेहद खुश हुए और फिर मंगतू अपनी माँ को लेकर बहारिस्तान पहुँच गया। बादशाह और शहज़ादी ने भी उनकी बड़ी ताज़ीम की और फिर शहज़ादी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ मंगतू लकड़हारे से हो गई, जिसकी खुशी में पूरे शहर को सजाया गया और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मंगतू लकड़हारा अब बहारिस्तान का बादशाह बन गया। उसे ये बादशाही अपनी माँ की दुआओं और सच बोलने से नसीब हुई थी।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।